हेलो नमस्कार साथियों। आज हम खान सर द्वारा लॉन्च किए गए पॉकेट जीके बुक का लाइन बाय लाइन रिवीजन सीरीज में सेशन नंबर 7 को देखने वाले हैं, जिसमें 23 नंबर टॉपिक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासनकाल और उसके प्रमुख राजा और उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को देखेंगे। इस वीडियो में प्रभाकर वर्धन, जिसका टाइम पीरियड है 580 से 608 ईस्वी, राजवर्धन हर्षवर्धन राजश्री, जिसने कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से शादी किया था। 23 नंबर टॉपिक, अगला टॉपिक होगा 23 नंबर टॉपिक दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पल्लव राजवंश को देखेंगे तथा उसके प्रमुख राजा को देखेंगे और उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को देखेंगे। उसके आगे देखेंगे चोल राजवंश, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल दरोगा बाबू के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि पॉकेट जीके बुक का लाइन बाय लाइन रिवीजन करना तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाए। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। 22 नंबर टॉपिक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को देखेंगे। 22 नंबर टॉपिक है हमारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो चलिए हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को शुरू करते हैं। तो कह रहा है गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिला के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे पुष्यभूति वंश कहा गया। गुप्त वंश का पतन हो गया तब पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिला में, पुष्यभूति नामक आदमी ने हरियाणा के अंबाला जिला के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश का स्थापना किया। कहाँ? हरियाणा के अंबाला के थानेश्वर में, जिसे किस वंश के नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि पुष्यभूति वंश, यहाँ है पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्धन, जिसका टाइम पीरियड है 580 से 605 ईस्वी। 580 से 605 ईस्वी है। राजवर्धन का शासनकाल है 605 ईस्वी, राजवर्धन 605 ईस्वी। और हर्षवर्धन है 606 से 647 ईस्वी। राजश्री कन्नौज का शासक गृह वर्मा से विवाह किया। राजश्री कन्नौज का शासक था, गृह वर्मा से विवाह किया राजश्री। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। प्रभाकर वर्धन ने इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन ने ही इस वंश को स्वतंत्र रूप से जन्म दिया और प्रभावशाली शासक भी बना, प्रथम प्रभावशाली शासक भी बना। प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती थी, जिसके दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री राजश्री, एक पुत्री की पैदा हुई थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृह वर्मा से हुआ। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर दिया। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर मतलब दुखी होकर उसने यशोमती ने आत्महत्या कर लिया। मलवा के शासक देव ने गौर बंगाल शासक शशांक की सहायता से गृह वर्मा की हत्या कर दिया। मलवा शासक देव ने गौरा के शासक शशांक का मदद किया और उसने गृह वर्मा की हत्या कर दिया। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया। गौर शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो किसने कटवा दिया था? शशांक ने, और गंगा में फेंकवा दिया। बोधि वृक्ष को कटवा दिया और गंगा में फेंकवा दिया था बोधि वृक्ष को। ठीक है, शशांक ने। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। हर्षवर्धन ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। मतलब इसका कोई टाच तो नहीं मिला है, लेकिन लगभग बोला जाता है कि हर्षवर्धन संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब वह दक्षिण भारत अभियान किया हर्ष ने, तो हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र के निर्माण के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो मथुरा प्रसिद्ध था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नंदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिससे नंदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यह जानकारी रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। तो एहोल अभिलेख किसका है? तो रवि कीर्ति का है। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो एहोल अभिलेख में किया गया। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी व 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत आए थे। हर्षवर्धन के दरबार में सबसे पहले तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे, और उसके बाद उसके दरबार में 2 चीनी दूत आए थे। तो एक आया था 643 ईस्वी में, एक आया था 645 ईस्वी में। ह्वेनसांग भारत स्थल मार्ग से आया और वह स्थल मार्ग से ही वापस गया। ह्वेनसांग किस मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से ही आया और स्थल मार्ग से ही गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने भारत आया था। बौद्ध धर्म का पढ़ाई करने भारत आया था। हर्ष के पूर्वज शिव और सूर्य के उपासक थे। सूर्य और शिव के उपासक हर्ष के पूर्वज थे, परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रेय प्रदान किया और स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गया। जब वह हर्ष चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिला तो वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कौन सी शाखा का? तो महायान शाखा का अनुयायी बन गया और उसको राजकीय धर्म भी बना दिया बौद्ध धर्म को। अब वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और दक्षिण भारत की यात्रा किया। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, मतलब पढ़ाई किया और पढ़ाया भी। शिक्षक भी रहा और विद्यार्थी पहले पढ़ लिया, फिर टीचिंग का काम किया, पढ़ाने का काम किया और दक्षिण भारत का यात्रा किया। वह पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख किया। वह पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम का भी उल्लेख करता है। ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम का भी उल्लेख करता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाला की यात्रा किसने किया था? ह्वेनसांग ने किया। इसे 2 बार लूटा गया, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है।
भीनमाला का यात्रा किया ह्वेनसंग और उसको 2 बार लूटा गया है भीनमाला को, लेकिन फिर भी हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है कौन? चीनी यात्री ह्वेनसंग। ह्वेनसंग ने शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। ह्वेनसंग को क्या कहा जाता है? तो शाक्य मुनि कहा जाता है। याद रखने वाला टॉपिक है कि ह्वेनसंग को क्या कहा जाता है? तो शाक्य मुनि कहा जाता है। और यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेनसंग को कहा जाता है और नीति का पंडित भी ह्वेनसंग को कहा जाता है। शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित ह्वेनसंग को कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसंग की यात्रा का वृत्तांत सियुकी कहलाता है। चीनी यात्री ह्वेनसंग के यात्रा वृत्तांत को क्या कहा गया है? तो सियुकी कहलाता है। ठीक है, वही ली ने ह्वेनसंग की जीवनी लिखी। ह्वेनसंग की भी किसी ने जीवनी लिख दिया तो वहीली है। वहीली नाम का एक व्यक्ति है जो ह्वेनसंग की जीवनी लिखा। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। हर्षवर्धन क्या था? एक विद्वान शासक था। उसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना किया। तीनों संस्कृत में नाटक ग्रंथ है। इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि हर्षवर्धन का कौन कौन सा बुक है। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों पुस्तक था जो किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत नाटक ग्रंथ है ये। ठीक है, आगे हम देखते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट कौन था? हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित वो कादम्बरी की रचना किया है। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? तो भर्तु थे। भर्तु या भत्सु थे। बाणभट्ट एक तो हर्ष के दरबारी कवि थे और उसने 2 किताब का रचना किया है, हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया है। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? तो भर्तु या भस्तु थे। चलिए आगे हम देखते हैं। हर्ष के प्रति 5 वर्ष बाद प्राग में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। हर 5 वर्ष का महामोक्ष का आयोजन होता था। 6ठे महामोक्ष परिषद में ह्वेनसंग ने हिस्सा लिया और हर 5-5 वर्ष के महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। 6ठे हर्षवर्धन के 6ठे महामोक्ष परिषद में ह्वेनसंग ने शामिल हुआ था, हिस्सा लिया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसका अध्यक्ष ह्वेनसंग को बनाया। इसीलिए हर्ष को ब्राह्मण के विरोध का सामना करना पड़ा। ब्राह्मणों का विरोध का सामना किसको करना पड़ा? हर्ष को सामना करना पड़ा। और ये सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कौन करता था? तो हर्ष करता था। इसके अध्यक्ष किसको बनाया था? तो ह्वेनसंग को बनाया था। हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष ने युद्ध और शांति का मंत्री किसको बनाया था? तो अवंती को बनाया था। हर्ष के महासेनापति सिंहनाद था। हर्ष का महान सेनापति कौन था? तो सिंहनाद था। आगे हम देखने वाले हैं। हर्ष के समय में भूमि कर कृषि उत्पाद का 6ठा भाग वसूला जाता था। भूमि पर टैक्स कितना? तो कृषि उत्पाद जो अनाज उगता था उसका 6ठा भाग लिया जाता था। 1/6 बोला जा सकता है इसको। चलिए आगे देखते हैं। हर्ष ने 91 ईस्वी में हर्षवर्धन ने महाराजा की उपाधि धारण किया। 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने महाराजा की उपाधि धारण किया। क्या था महाराजा का? हर्षकालीन ताम्रपत्र में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। हर्ष के टाइम में 3 ही कर का उल्लेख मिलता है। एक है भाग भूमि कर, भूमि टैक्स, बलि टैक्स है, हिरण्य टैक्स है। भाग बलि हिरण्य, भाग को भूमि कर टैक्स बोला जाता है। जो भूमि का जो उत्पाद का 1/6 भाग लिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल यंत्र का वर्णन है। हर्षचरित जिसके रचनाकार है बाणभट्ट, उसमें सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल यंत्र का वर्णन मिलता है। सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन है? तो महाबलाधिकृत था। सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष जिसको बोला जाता है वो कौन थे? तो महाबलाधिकृत थे। कौन थे? महाबलाधिकृत थे। हर्षवर्धन के समय में महत्वपूर्ण अधिकारी को देखेंगे तो उपरी कौन था? तो भुक्ति का प्रशासक था। भुक्ति का प्रशासक कौन था? तो उपरी था भुक्ति का प्रशासक। अमात्य था मंत्री परिषद के मंत्री। अमात्य मंत्री परिषद के मंत्री थे। सिंहनाद मुख्य सेनापति था। मुख्य सेनापति। बलाधिकृत पैदल सेना का अधिकारी था। आगे देखेंगे। बलाधिकृत हो गया। स्कंदगुप्त राजसेना का मुख्य अधिकारी। कुंतल है अश्वसेना का प्रधान अधिकारी। कुंतल। अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री। अवंती ऊपर पर है। अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री हुआ। दंडपासिक पुलिस अधिकारी। दंडपासिक कौन था? तो पुलिस अधिकारी था। बृहदेश्वर अश्वसेन का मुख्य अधिकारी। अश्वसेन सेना का मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? बृहदेश्वर कहते हैं। बृहदेश्वर अश्वसेना का मुख्य अधिकारी। 23 नंबर टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें हम पल्लव राजवंश को देखने वाले हैं। तो चलिए पल्लव राजवंश को देखते हैं। प्रारंभिक पल्लव शासकों का उल्लेख प्राकृतिक तथा संस्कृत अभिलेखों में प्राप्त। 23 नंबर टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें पहला टॉपिक है पल्लव राजवंश जिसको हम देखने वाले हैं। तो प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उसके प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अभिलेखों में प्राप्त होता है। प्रारंभिक पल्लव शासकों का उल्लेख प्राकृतिक और सांस्कृतिक अभिलेखों से प्राप्त होता है। पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। पल्लव का शाब्दिक अर्थ पत्ता पान होता है। पल्लव शासक ब्राह्मण थे, लेकिन अभिलेखों में स्वयं को क्षेत्रीय बताते हैं। पल्लव का वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो बप्पादेव को माना जाता है, जो 3वीं से 4वीं शताब्दी में था। बप्पादेव ने आंध्र प्रदेश के तांडो मंडलम पर शासन किया। कहां पर? आंध्र प्रदेश के तांडई मंडलम में शासन किया। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे आदि पुरुष भी माना जाता है। सिंह विष्णु को अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पोतरायन के नाम से जाना जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहते थे। लेखक भारवी ने कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। इसमें अर्जुन एवं किरात शिकारी की कहानी है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म थे, मतलब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उसके समय में मामल्लपुरम में बराह मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु द्वारा चोल की पराजय का वर्णन वेलूर पालयम और ताम्रपत्र में मिलता है। वेलूर पैलायम ताम्रपत्र में किसका मिलता है? तो सिंह विष्णु द्वारा चोल को पराजित किया गया था, उसका वर्णन मिलता है। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी में सिंह विष्णु का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भी था। वह पल्लव वंश का महान शासकों में था। महेंद्र वर्मन विद्वान भी था। वह एक कवि एवं संगीतज्ञ था। कौन था? कवि महेंद्र वर्मन विद्वान भी था और एक कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने मत विलास गुण भार उपाधि ग्रहण की थी। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति के दोनों में समान रूप से महान थे। युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से महान थे। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की। इसमें बौद्ध भिक्षु कपालिकम क्या बयान किया गया है? कपालिकम का बयान किया गया है। बौद्ध भिक्षु था ये कपालिकम।
महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीत रूपाचार्य से संगीत की शिक्षा ली। रूपाचार्य इसके गुरु थे जिसने संगीत की शिक्षा दी थी। इस पुस्तक में भारत की प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक को भारत का प्रथम व्यंग्यात्मक यानी हंसी ठिठोली वाला पुस्तक माना जाता है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अपर के प्रभाव में आकर जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। किसके प्रभाव में आकर? तो ये आकर अपर एक आदमी था, शैव अनुयायी था, उसके प्रभाव में आकर उसकी शिक्षा से वो महेंद्र वर्मन शैव धर्म को मानने वाला बढ़ गया। महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय में पराजित होना पड़ा। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। पल्लव शासक का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जो 630 ईस्वी से 668 ईस्वी हुआ। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य को 3 युद्ध में पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्ध में पराजित किया। इसकी जानकारी हमें खुर्रम अभिलेख से मिलता है। खुर्रम अभिलेख से मिलती है 3 युद्ध में नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय 3 युद्ध में हारा है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो खुर्रम अभिलेख से मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नामक नगर बसाया जो वर्तमान में महाबलीपुरम नाम से प्रसिद्ध है। मामल्लपुरम को ही महाबलीपुरम कहा जाता है। इसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बताया था। इसे मामल तथा बताती कुंड की उपाधि धारण किया। किसने? बताती को। तो नरसिंह वर्मन ने इसका मामलम या बताती कुंड की उपाधि धारण किया। नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमी सेनापति सितोंड था। तो नरसिंह वर्मन का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? सितोंड था। महाबलीपुरम के कुछ एकाश्रम रथ मंदिर का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। महाबली के एकाश्रम रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम का, वो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। रथ मंदिर की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है जिसमें कोई प्रकार का अलंकार नहीं, इसमें कोई आभूषण इसको सजाया गया नहीं है। महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। महाबलीपुरम एक बंदरगाह भी था जो सबसे पहला बंदरगाह था उसके राज्य का। नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्य का सबसे पहला बंदरगाह महाबलीपुरम था। आगे कह रहा है उसके शासनकाल में चीनी यात्री वैनसंग कांची गया। कांची को गया था वैनसंग किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में गया था। उसके अनुसार कांची के लोग विद्या प्रेमी थे तथा उत्साही और सत्यवादी थे। और किसके अनुसार? तो हैंसन के अनुसार कांची के लोग कैसे थे? तो विद्या प्रेमी थे और उत्साही सत्यवादी थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन कथापुरी ताम्रपत्र तथा महावंश में मिलता है। कथापुरी ताम्रपत्र में श्रीलंका विजय का वर्णन मिलता है नरसिंह वर्मन का। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म का मतानुयायी था। शैव धर्म को मानता था परमेश्वर वर्मन प्रथम ने अत्यंत काम, रंजय, लोकादित्य, गुणभाज्य, उग्रदंड एवं विद्या विनीत की उपाधि धारण किया। ये सब उपाधि परमेश्वर वर्मन ने धारण किया है। क्या क्या? अत्यंत काम, रंजय और लोकादित्य, गुणभाजन, उग्रदंड, विद्या विनीत इत्यादि उपाधि धारण किया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम मामल्लपुरम के गणेश मंदिर बनवाया। मामल्लपुरम में किसने गणेश मंदिर बनवाया था? तो परमेश्वर वर्मन ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा सिंह 680 ईस्वी से 720 ईस्वी शासनकाल था इसका। परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। तो अब नरसिंह वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय था जो किसका पुत्र था? तो परमेश्वर वर्मन का पुत्र था। इसके शासनकाल में कला साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति, कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कब पड़ा था? तो प्रगति कब हुआ था? तो परमेश्वर वर्मन के टाइम में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन उसकी सभा राज्यसभा में थे। दंडिन किसके राज्यसभा में थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में संस्कृत का प्रख्यात लेखक था दंडिन, उसके राज्यसभा में थे। इन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना किया। दंडिन ने 10 कुमार चरित्र की रचना किया था। चलिए आगे देखते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय इसकी प्रिय उपाधि थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय का प्रिय उपाधि क्या क्या था? तो सुनिए, राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय, ये सब उपाधि नरसिंह वर्मन द्वितीय का था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्री के लिए नागपट्टनम में एक विहार का निर्माण कराया था। चीनी यात्री के लिए नागपट्टनम में एक विहार का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज में संकट उत्पन्न हो गया क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। मतलब नरसिंह वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन जब मृत्यु हुआ, परमेश्वर वर्मन द्वितीय का जब मृत्यु हुआ, आकस्मिक मृत्यु हो गया किसी वजह से एकाएक, तो पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न होने लगा क्योंकि उस टाइम उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं हुआ। इसलिए काशी के लोग समांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया। मतलब वहां के लोग, काशी के लोग नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया। नंदी वर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी थे। कला व साहित्य का प्रोत्साहन दिया। कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया नंदी वर्मन द्वितीय ने, और ये शैव धर्म को मानते थे। उसने काशी के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। काशी के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसका समकालीन था। तिरुमंगाई अलवार जो था वैष्णव संत था, ये नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था, इसी के टाइम में था। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? अपराजित नाम का एक व्यक्ति था जो अंतिम शासक बना, महत्वपूर्ण शासक बना। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लव के राज्य में से ही हुआ। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन सर्वप्रथम पल्लव के राज्य से ही शुरू हुआ था। इसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। ये पहुंचा था। पल्लव राजाओं के शासनकाल नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था। पल्लव राज का शासन काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो नयनारों तथा अलवारों की भक्ति आंदोलन के लिए फेमस था। इसका शासन, इसका क्षेत्र क्यों फेमस था? तो नयनारों और अलवारों की भक्ति आंदोलन के लिए ये क्षेत्र फेमस था। चोल राजवंश संगमकालीन साहित्य में 2 चोल नरेश का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। एक है करिकाल और दूसरा है कोचेन गणान है। एक है करिकाल और दूसरा है कोचेन गणान। चोल राष्ट्र पेन्नार और कावेरी नदी के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। चोल राजवंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी स्थापना विजयालय ने 850 ईस्वी से 887 ईस्वी में किया है। इसने तंजौर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की तथा तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इसने नर केसरी की उपाधि धारण कर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। तंजौर का वास्तुकार
कुंजर मल्लन राजराज परिफक्षण था। विजयालय में निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय पल्लवों का एक सामंत था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित करके चोल की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसी विजय के बाद आदित्य प्रथम ने उदंडराम की उपाधि धारण किया। उदंडराम की उपाधि आदित्य प्रथम ने ये चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के दौरान रखा था। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में प्रांतक प्रथम ने किया। द्रविड़ देश में चोल राज्य की स्थापना प्रांतक प्रथम ने 907 से 953 ईस्वी में किया। 949 ईस्वी में राजपूत नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से चोल पर आक्रमण किया। पश्चिम गंगों में उसकी सहायता किया। कृष्ण तृतीय को चोल पर उसने आक्रमण किया। चोल के साथ कृष्ण तृतीय का युद्ध जिसे कहा जाता है तो कोल्लम का युद्ध, जिसमें चोल पूरी तरह पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। चोल साम्राज्य का उत्तरी भाग जो था वो राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। राजराज प्रथम के राज्यारोहण के समय चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। चोल इतिहास की महानता का युग राजराज प्रथम के समय में राजगद्दी पर बैठने के टाइम में प्रारंभ हुआ। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। श्रीलंका पर अधिकार करके श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। इसे मुंडी मुमांडी चोल मंडलम के नाम से जाना जाता है। मुंडी मुमांडली चोल साम्राज्य किसको कहा जाता है? तो चीन के श्रीलंका के उत्तरी भाग को मुंडी मुमांडी चोल के नाम से, चोल मंडलम के नाम से जाना जाता है। चोल राज्य की स्थापत्य कला में राजराज प्रथम का योगदान नवीन था। राजराज प्रथम का योगदान नवीन था। तंजौर में उसके द्वारा वेदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तंजौर में राजराजेश्वर और वेदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। इसे उसने मुमांडी चोल देव, जय गोंड और चोल मारतंड आदि की उपाधि धारण किया। 3 उपाधि था, मुमांडी चोल देव और जय गोंड और चोल मारतंड की उपाधि किसको मिला था? राजराज प्रथम को दिया गया था। राजराज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्य पुत्र राजराज प्रथम की मृत्यु हो गया, तब उसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। राजेंद्र प्रथम राजराज का पुत्र था जो राजराज की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा चोल राजा बना, और राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जो अरब सागर पर अपना प्रभुत्व हासिल किया। आगे देखेंगे चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। चोल शासक द्वारा पश्चिम का पहला अभियान था। ये उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण किया। महिपाल शासक को पराजित करने की घटना को गंगा घाटी अभियान कहा गया है, जिस पर सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राजेंद्र ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण किया। इसके उपलक्ष्य में उसने गंगकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापना की। गंगकोंड चोलपुरम नामक राजधानी किसने स्थापित किया? तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। इसकी राजधानी के पास सिंचाई के लिए गंगकोंड चोलपुरम के पास सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। विशाल तालाब का भी निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र ने करवाया था। राजेंद्र द्वितीय जो 1052 ईस्वी से 1064 ईस्वी तक राजाधिराज का अनुज था। यह राजेंद्र द्वितीय राजाधिराज का अनुज था। कोम्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया। कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया। उसने इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। कल्याणी के चालुक को पराजित किया। राजाधिराज मारा गया किसमें? कोप्पम के युद्ध में मारा गया। उसने इसी युद्ध में कल्याणी के चालुक को पराजित कर युद्ध में ही अपना युद्ध क्षेत्र मतलब जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ ही अपना राज्याभिषेक करवाया। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 ईस्वी में सोमेश्वर को पराजित किया। 1062 ईस्वी में पराजित किया, अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया। राजेंद्र द्वितीय 1062 ईस्वी में सोमेश्वर को पराजित किया, अपना विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया? तो कोल्हापुर में स्थापित किया। कुलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाया। कुलोतुंग द्वितीय था जो चिदम्बरम मंदिर में स्थित था गोविंद राज विष्णु भगवान की प्रतिमा था जिसको समुद्र में फेंकवाया था। कुलोतुंग द्वितीय ने कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार कराया और उसे तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। बाद में आगे चलकर वैष्णव आचार्य था रामानुजाचार्य, उसने उसी मूर्ति का पुनरुद्धार कराया और तिरुपति के मंदिर में उसका प्राण प्रतिष्ठा किया। कुलोतुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था। कुलोतुंग तृतीय था जो चोल वंश का अंतिम शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय था। महान शासक सबसे लास्ट महान शासक हुआ कुलोतुंग तृतीय जो महान शासक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हारते सबसे लास्ट जो शासक बना जिस टाइम से चोल वंश समाप्त हो गया उस टाइम में राजेंद्र तृतीय शासन कर रहा था। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। उत्तरी श्रेणी में पेरुन मदम था तथा निम्नस्थ श्रेणी में चिरु दमन था। था और निम्नस्थ श्रेणी में जो था शिरु दनम था कहलाता था। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राज्य के उच्च अधिकारी मंत्रियों को उड्डयन कुटम कहा जाता था। उच्च अधिकारियों को या मंत्रियों को क्या कहा जाता था? उड्डयन कुटम कहा जाता था, जो सदैव राजा के पास रहने वाला अधिकारी होता था। विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांत में विभाजित था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई राजमंडल वर नाडुपुरम या कोट्टयम था। चोल साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासनिक इकाई था। चोल साम्राज्य का प्रशासनिक इकाई था क्या था? तो राज था, मंडल था, वरनाडु था, पुरम था या कुट्टम था। बड़े शहर या गांव स्वयं एक अलग पुरम बन जाते थे और तुनियार या तुंगपुरम जो कहलाते थे। बड़े गांव या शहर था जो एक अलग पुरम बन जाते थे और तुनियार या तुंगपुरम कहलाते थे। नाडु की स्थानीय सभा को नटार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगरम कहते थे। नाडु की स्थानीय सभा को नटार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगरम कहते थे। केंद्र सरकार की देखरेख में बेलाल जाति के धनी किसान को नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण किस जाति का था? तो बेलाल जाति का था। बेलाल जाति के धनी किसान का था।
आगे है, उसमें से कोई धनी भूस्वामी उसमें से कोई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में वेद वेदन 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरयियार जैसी प्रधान उपाधि थी। उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे थे। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे थे। फिर से देखते हैं, उसमें से कोई धनी भूस्वामियों को चोल राजा के सम्मान के रूप में मुबेद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरयियार प्रधान जैसी उपाधि थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। पूर एक सामान्य प्रकार की सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी, जिसमें ग्राम, पूर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पूर है। इसकी कार्यकारिणी समिति करती है, जिसे वरीयम कहा जाता है। सामान्यतः वरीयम के सदस्यों का कार्य अवधि 3 वर्ष का होती है। वरीयम का अवधि कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। महासभा को पेरुंगुरी, इसकी सदस्य को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्य को वरीयम पेरुमक्कल कहा जाता है। समिति के सदस्य को वरीयम पेरुमक्कल कहा जाता है और महासभा में पेरुगुरी, इसके सदस्य को पेरुमक्कम कहा जाता है। महासभा के सदस्य को पेरुमक्कम और समिति के सदस्य को वरीयम पेरुमक्कम कहा जाता है। नगरम व्यापारिक समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार की सभा थी। चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह निम्न थे: पलिंज, नानादोसी, मणिग्रामम। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जिसे ग्राम सभा वसूल करती थी। अब कह रहा है कि नगरम व्यापारिक समुदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा था। चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह, चोल काल में जो विशाल व्यापारिक समूह थे, उसको तीन समूह थे। कौन कौन सा था? तो वल्लंजियार था, नानादोसी था, मणिग्रामम था। ठीक है। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। राज्य को जो आय इनकम मिलता था वो किससे मिलता था? भूमि कर से मिलता था, जमीन पर टैक्स से मिलता था, जिसे ग्राम सभा वसूलता था। इसका भूमि कर को कौन वसूलता था? तो ग्राम सभा वसूलता था। कृषि उत्पादन का 1/3 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूलता था। कृषि उत्पादन का कितना टैक्स लेता था भूमि कर? तो कृषि जो खेत से उपजता था उससे 1/3 यानी 1/3 भाग राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में वसूलता था। प्रत्येक ग्राम में मध्यस्थ नामक कुछ वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। प्रत्येक गांव में मध्यस्थ नामक कुछ वेतनभोगी कर्मचारी होता था, जो किसान से टैक्स लेता था और राजा को देता था, जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। ठीक है। ग्राम सभा क्या करता था? तो राज्य के आय को, टैक्स को वसूलता था। यानी राज्य सभा में टैक्स जो मतलब एकत्रित करता था उसको ग्राम सभा कहते थे। राजा के घर में जो टैक्स का हिसाब किताब रखता था उसे ग्राम सभा कहते थे। और मध्यस्थ जो किसान से लेता था टैक्स और ग्राम सभा को देता था उसको मध्यस्थ कहते हैं। उसको वेतन पे रखा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को चतुर्वेदी, मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाते हैं। ब्राह्मण को अगर भूमि दे दिया है, ब्राह्मण को दिया गया कोई भी भूमि का टुकड़ा है, उसे क्या कहते थे? तो चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। उसको चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। और दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ब्राह्मण को अगर दान में, किसी को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय कहलाता था वो भूमि। चलो आगे देखते हैं। चोल सेना प्रमुख 3 अंग थे। चोल सेना के कितने अंग थे? 3 अंग थे। पदाती, गजारोही, अश्वरोही। चोल सेना में 3 प्रकार का सेना था। 3 प्रमुख 3 अंग थे चोल सेना का: पदरोही, गजरोही, अश्वरोही। अश्वरोही घोड़ा से चलता था, गजरोही हाथी से चलता था, पदाती मतलब पैदल यात्रा करता था, पैदल सेना। चोल काल में सोने के सिक्के को कासु कहा जाता। क्या कहा जाता? कासु कहा जाता। कंबन, अटकुट्टन को पुगलेंदी का तमिल साहित्य का पन्न, पुण्य, रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न है। तो कंबन, अटकुट्टपुट्टन, पुगलेंदी है, और पुगलेंदी नाम के 2 तमिल साहित्य है। कौन कौन? कंबन, अटकुट्टुपुट्टन और पुगलेंदी तमिल साहित्य का 2 साहित्य है। तमिल का 2 साहित्य है। पंप, पुण्य, रन, ये 3 कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है। चोल काल का कांस्य का प्रतिमा है जो सबसे उत्कृष्ट है प्रतिमा कांस्य की। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम जो बंदरगाह था वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था चोल काल में। चोल सम्राट था परांतक प्रथम के शासन के 12वें और 14वें वर्ष में प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेख के चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्रण उपलब्ध है। चोल के शासक थे परांतक प्रथम के शासनकाल के 12वें वर्ष और कितने वर्ष? 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन की व्यवस्था समग्र चित्रण उपलब्ध है। चोल की राजधानी कालक्रम अनुसार थी, मतलब कालक्रम के अनुसार थी। चोल काल की कई सारी राजधानी थी, काल अनुसार थी, विभिन्न टाइम में विभिन्न जगह पे राजधानी थी। तो उदयपुर था कभी राजधानी, कभी था तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम और कांची। ये 5 जगह में था। उदयपुर, तंजौर था, गंगकोंड और चोलपुरम था और कांची था। चोलकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना भगवान नटराज की मूर्ति है। चोल काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा? कैसे पता चलता है? तो नटराज का मूर्ति में ना चोल काल की सबसे मतलब विशेष प्रकार का नमूना है। ठीक है। यह चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। वो मूर्ति है भगवान नटराज की मूर्ति जो सबसे अच्छा मूर्ति है। वो कहाँ है? किस मंदिर में है? तो चिदम्बरम में है जो तमिलनाडु में है। यह कांसे की बनी है। नटराज की मूर्ति किससे बनी है? तो कांसे से। विदेश्वर एवं राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तंजौर में स्थित है विदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर, और शिव को समर्पित है। ये दोनों मंदिर, विदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। आगे है पर्सी ब्राउनी में तंजौर के विदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है। पारसी ब्राउन में तंजौर के विदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना गया है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का संस्कृति सार कहा जाता है। नटराज की प्रतिमा मूर्ति को चोल काल का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान। तो चोल की मुख्य विशेषता थी विमान था। चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषता भी वर्गाकार ऊंचे विमान मंडप, गोपुरम
कलापूर्ण स्तंभ से युक्त बृहत सदन आदि था। मंदिर निर्माण कला का विशेषता क्या था? तो वो वर्गाकार मंदिर बनाते थे, ऊंचे विमान मंडप गोपुरम कलापूर्ण स्तंभ से युक्त बृहत सदन बनाते थे। इसलिए अब हम कल्याणी के चालुक्य को देखेंगे। क्या देखेंगे? कल्याणी के चालुक्य को देखेंगे। तो चलिए कल्याणी के चालुक्य को शुरू करते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलंग द्वितीय थे। तैलंग द्वितीय 973 से 997 ईस्वी था। तैपल द्वितीय का कार्यकाल था 973 से 997 ईस्वी। तैलंग द्वितीय ने अश्वमत भुवनेक मल्ल की उपाधि धारण किया। भुवनेक मल्ल की उपाधि और अश्वमत का उपाधि किसने धारण किया? तो तैपल द्वितीय ने धारण किया। कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो तैपल प्रथम थे, तैपल द्वितीय थे, विक्रमादित्य थे, जयसिंह थे, सोमेश्वर टू थे, विक्रमादित्य 6 थे, सोमेश्वर 3 थे, तैपल तृतीय थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना। सोमेश्वर प्रथम था जो 1043 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मानखेड़ से कल्याणी में स्थानांतरित किया। मानखेड़ से हटाकर कल्याणी को बनाया अपनी राजधानी। विक्रमादित्य 6 कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। विक्रमादित्य चतुर्थ था जो कल्याणी के चालुक्य वंश का महान शासक था। उसकी राजसभा में विक्रमांक देव चरित की रचना बिल्हन ने किया और मिताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विज्ञानेश्वर और बिल्हन किसके राज में निवास करते थे? तो विक्रमादित्य 6 के शासन काल में या राज में निवास करते थे। और इस बिल्हन ने अपना रचना किया है विक्रमादेव चरित्रम और विज्ञानेश्वर ने रचना किया है मिताक्षरा नामक पुस्तक की रचना विज्ञानेश्वर ने किया है। अब कह रहा है बिल्हन उसके राजकवि थे। बिल्हन जो था उसका राजकवि था। सोमेश्वर तृतीय की विजय की अपेक्षा शांति के कार्य में अधिक रुचि रखती थी। तो सोमेश्वर तृतीय जो था वो युद्ध से ज्यादा शांति का कार्य करना, पूजा पाठ करना में और शांति फैलाने में अधिक रुचि रखता था। इस वंश का अंतिम शासक जो था तैलंग तृतीय का पुत्र था सोमेश्वर चतुर्थ। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा जो था वो सोमेश्वर चतुर्थ था। किसका पुत्र था? तैलंग तृतीय का पुत्र था। अब हम वातापी के चालुक्य वंश को देखेंगे। वातापी के चालुक्य वंश को देखना, चलिए शुरू करते हैं वातापी के चालुक्य वंश को। दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की ईसा से 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य तक जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्षण स्थल वातापी होने के कारण उसे वातापी चालुक्य कहा जाता है। दक्षिणापथ में वातापी का चालुक्य का शासनकाल था। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। बादामी के चालुक्य वंश का जो स्थापना किया उसका नाम क्या था? तो पुलकेशिन प्रथम था। आगे देखते हैं महाकूट अभिलेखों में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासक जयसिंह और रणराम। एक था जयसिंह। पुलकेशिन प्रथम से पहले 2 शासक थे। कौन था? तो जयसिंह था, रणराम के नाम मिलते हैं। महाकूट अभिलेख है जो उसमें पुलकेशिन से पहले 2 राजा का नाम मिलता है, जयसिंह और रणराम का। पुलकेशिन प्रथम अश्वमेध यज्ञ था। पुलकेशिन प्रथम था जो अश्वमेध यज्ञ किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने वनवासी के कदम्ब पूर्ण के मौर्य तथा वेल्लारी कर्नूल क्षेत्र में नाल वंशीय शासक को पराजित कर उसे राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उसके राज्य तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने वनवासी के कदम वनवासी नाम की जगह के कदम कोंकण के मौर्य तथा वेल्लारी के कर्नूल क्षेत्र के नल वंशीय शासक को पराजित किया और कहा अपने राज्य में मिला लिया था। वातापी का निर्माण करता कौन था? तो कीर्तिवर्मन को माना जाता है। वातापी के निर्माण करता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। महाकूट स्तंभ लेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहु स्वर्ण अग्नि ओष्टम यज्ञ करवाने वाला कहा गया है। अग्नि ओष्टम यज्ञ करवाने वाला किसे कहा गया है? तो कीर्तिवर्मन प्रथम को कहा है। किस अभिलेख में? तो महाकूट स्तंभ लेख में कहा गया है कीर्तिवर्मन को इसको कहा गया है अग्नि ओष्टम यज्ञ करवाने वाला। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मंगलेश को। कौन है? अब हम मंगलेश के बारे में पढ़ेंगे। मंगलेश तो ये वैष्णव धर्मानुयायी था। मंगलेश क्या था? तो वैष्णव धर्म को मानने वाला था। उसे परम भगवत कहा जाता है। मंगलेश को परम भगवत कहा जाता है। उसने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। बादामी जगह पर गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मंगलेश ने करवाया था, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय में हुआ था। जिसे शुरू किसने किया था? तो कीर्तिवर्मन ने किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक में सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का शासक में सबसे जो शक्तिशाली और योग्य था, पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश में सबसे अच्छा था राजा। अब हम आगे देखने वाले हैं। उसने अपने चाचा मंगलेश तथा उसके समर्थकों की हत्या कर 609 से 610 ईस्वी में बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। उसने अपने चाचा मंगलेश का हत्या कर दिया पुलकेशिन द्वितीय और उसका हत्या करके 609 से 610 ईस्वी में बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ। हर्ष से पुलकेशिन द्वितीय का नंदा के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को हरा दिया। नंदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष का हार हुआ था। हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण किया। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर की उपाधि कब धारण किया? तो हर्ष को जब हर्षवर्धन को हराया तब परमेश्वर की उपाधि धारण किया। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है। यह लेख है ना एहोल अभिलेख, वो प्रशस्ति के रूप में तथा इसकी भाषा संस्कृत है। एहोल अभिलेख की भाषा कैसी है? तो संस्कृत है। संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मणी है और लिखा गया कौन सा लिपि में है? तो दक्षिण ब्राह्मणी लिपि में है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने किया। उस पर लिखा हुआ लेख है जिसकी रचना किसने किया था? तो रवि कीर्ति। अभिलेख जो है एहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल अभिलेख वो एक प्रशस्ति भी है, अभिलेख भी है और प्रशस्ति भी है। एहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में उसकी लिपि है ब्राह्मणी और उसकी रचना करता है रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासनकाल में शुरू हुआ। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन था। पल्लव और चालुक्य का जब संघर्ष शुरू हुआ तो उसका सूत्रपात किसके टाइम में? पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में हुआ। और पल्लव का शासक कौन था? राजा कौन था? तो महेंद्र वर्मन था। 642 ईस्वी में पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध में पराजित किया। कांची पर आक्रमण किया नरसिंह वर्मन और उसको पुलकेशिन द्वितीय को हराया। उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर इस युद्ध में श्रीलंका के शासक था मान वर्मन से सहायता मिली। श्रीलंका के शासक मान वर्मन से सहायता किसको मिली? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव नरेश था उसको सहायता मिली थी। इस युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। मलबा को जीतने के बाद विनयादित्य साल्तोलोत्तर
शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण किया था? तो विनयादित्य ने धारण किया था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित कर कांचीकोंड की उपाधि धारण किया। कांचीकोंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने। किसको हराकर? तो पल्लव नरेश नंदीवर्मन को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण किया। और क्या कर रहे हैं कि पांडाइयों, क्या करा? पांडाइयों, चोलो की केरो और कलभ्रो, वो कलभ्रो करा पांडाइयों, चोलो, केरो और कलभ्रो को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। छोटा छोटा राजवंश था, पांडाइयों था, चोलो था, केरो था, कलभ्रो था, इसको विक्रमादित्य ने हरा दिया। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रिलोकेश्वर महादेवी ने करवाया। त्रिलोकेश्वर महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब क्या कर रहा है? पदक्कल, पदक्कल विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया था। लोक महादेवी ने विरूपाक्षी का मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बतापी वंश का, बतापी चालुक्य का अंतिम जो शासक था वो कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने। किसको हराकर? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर किया। वेगी आंध्र के पूर्वी चालुक्य को देखेंगे तो चलिए वेगी के पूर्व चालुक्य को शुरू करते हैं। पूर्व चालुक्य वेगी वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने किया था। पूर्वी चालुक्य का स्थापना किसने किया था? तो पुलकेशिन का भाई था विष्णुवर्धन, उसी ने, विष्णुवर्धन ने पूर्वी चालुक्य का स्थापना किया था। ठीक है, विष्णुवर्धन का शासनकाल है 615 से 633 ईस्वी तक किया था शासन विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन जो था भगवत धर्म का अनुयायी था। वेगी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ था? वेगी यानी आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इस वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक विक्रमादित्य तृतीय था। आगे हम देख रहे हैं कि सबसे प्रतापी शासक जो था विक्रमादित्य तृतीय था। ठीक है, राष्ट्रकूट पल्लव और पांड्यों को विजयादित्य ने पराजित किया। हराया किसने था? राष्ट्रकूट पल्लव और पांड्य को तो विजयादित्य ने हराया था। अब हम कल के सेशन में देखेंगे राष्ट्रकूट वंश को। तो राष्ट्रकूट वंश को कल हम देखेंगे। आज के टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ।